हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने नीट का डीजे। बच्चों, हम लगातार लाइव क्लास में डील कर रहे हैं और आपके लिए नीट के पाथवे को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों के काफी अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं। दे आर गेनिंग, देयर डाउट्स आर वेरीफाइड एज वेल एज दे come out of their doubts easily and more beneficially. In the same regard, I am going to start the remaining portion of chapter 8, and that is cell. In last live class, we have done about the mesosomes. Now, we are going to catch remaining portion of this. Let's start. Bacteria cells may be motile or non-motile. Both type of सो देयर आर डिफरेंट एक्सटेंशंस। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है जो बनकर आ सकता है। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल। ये वर्ड बड़ा कीमती है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया उसके पास ग्लाइकोकैलिक्स की भी लेयर है, सेल वाल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो ये जरा सा चेंज करके इसमें एसर्शन रीजन वाला पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। तो इसलिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान रखने की बात है जो आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया शो अरेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। ठीक है, अलग अलग दोनों में देखिए, ये फिर दो वर्ण है यहां पर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला और रेंज। अगेन फिर इसमें कोई भी चेंज करके एसर्शन रीजन या स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट वाला आपका बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया फ्लैजलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। अब ये इस तरीके से मानिए कि ये आपका हो गया बेजल बॉडी, देन वी हैव द हुक, and then we have filament। तो इस तरीके से ये टोटल कंपोनेंट्स तीनों मिलकर हमारा क्या बनेगा? दैट इज अ होल फ्लैजला। हाँ जी, बेजल बॉडी सेल वॉल से का एक्सटेंशन होगा यहां से। नेक्स्ट देखिए, फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड। ठीक है, तो हमारे क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वी लॉक दैट पर्टिकुलर। नेक्स्ट देखिए, बिसाइड्स फ्लैजला, पिली एंड फिम्ब्रे, these are also surface structures, again surface structures, but they do not have any role in motility। ठीक है, मोटिलिटी में रोल केवल और केवल किसका है? फ्लैजला का है। इसका कोई भी रोल मोटिलिटी में नहीं है। अब यहां पर पिली, पिली क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं स्पेशल प्रोटीन के बने हुए, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्पेशल प्रोटीन के बने हुए। और फिम्ब्रे ब्रिसल्स लाइक है, जैसे आपका डॉग्स कैट्स, उनके बहुत छोटे छोटे बाल निकले रहते हैं मुंह के चारों तरफ, उस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, बहुत माइन्यूट थिन ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राइट स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल से स्प्राउट्स की तरह, यानी कि आउट ग्रोथ की तरह बाहर निकलता है। ठीक है, और इन सम बैक्टीरिया ये क्या होता है, जैसे नदी में है बैक्टीरिया, अपने आप को बहाव के साथ रोकने के लिए उसने चट्टान से अपने आप को पकड़ लिया, या होस्ट बॉडी में टिश्यू के साथ अटैचमेंट के लिए, इनके लिए फिम्ब्रे का यूज किया जाता है। और पिली बेसिकली इज यूज्ड इन कॉन्जुगेशन। पिली का क्या है, वो पिलस के बीच में ब्रिज बन जाता है और ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज।
अब जब राइबोसोम की बात कर ही रहे हैं तो पहले फिर राइबोसोम की पूरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उसको यहां से जोड़ते हैं। तो देखिए जी, राइबोसोम बेसिकली सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू डेंस पार्टिकल्स के बेसिस पर रेफर किया था जॉर्ज पैलेडे ने। तो हमारा पहला मोटिव है जॉर्ज पैलेडे। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन, केमिकली आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, ठीक है। और ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट्स में केवल ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ मिलता है, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, आपका क्लोरोप्लास्ट में भी है, फ्लोटिंग भी है और ईआर की सरफेस पर भी पाया जाता है। नेक्स्ट, अब इसको आप देखें तो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, दो कॉम्बिनेशन में ये दो सब यूनिट्स मिलाकर बनता है। अब स्मॉलर सब यूनिट अगर हम बात करें आपका प्रोकैरियोट्स में तो टोटल 70s का होता है, तो स्मॉलर सब यूनिट होगी 30s की और ये होगी 50s की। अब यहां पर देखो S का मतलब क्या है, S इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और सेडवर्क्स यूनिट, और ये किसका है, इनडायरेक्टली मेजरमेंट है डेंसिटी और साइज का, कि इसकी डेंसिटी और साइज के बेसिस पर वो किसको रिलेट करता है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन को रिलेट करता है। जैसे हम सीधा सीधा इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये 30 तरीके के प्रोटीन्स बनाता है और ये 50 तरीके के प्रोटीन्स बनाता है। अब आप कहेंगे कि जी ये 70s क्यों है, फिर ये इसलिए क्योंकि दोनों कॉमन बना रहे हैं 10 प्रोटीन, तो इसलिए वो 10 कॉमन आपने हटा दिए, 70 रह गए। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से ऐसी अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूंगा तो यूकैरियोट्स के अंदर ये हो जाएगा आपका 60s और ये हो जाएगा 40s, वैसे कंबाइंड मिलाकर 80s। तो यहां पर ये 20 प्रोटीन्स कॉमन बना रहे हैं। तो एक सिंपल सा रिलेशनशिप है जो आपको मेंटेन करना है इसमें। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ राइबोसोम का एक बेसिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, अब राइबोसोम को हम उसके बेसिस पर और इंक्लूजन बॉडीज, देखिए जी, अब राइबोसोम इंक्लूजन बॉडीज ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। 78 प्रोटीन साइट हो गया आपका। अब ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि several ribosome may attach to a single mRNA and form a chain called polysomes or polyribosomes, ठीक है। तो अब बेसिकली ribosomes of a polysome, the ribosomes of a polysome translate mRNA into protein। लाइन बहुत गजब है ये, इसलिए इसको अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिए कि राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम, पॉलीसोम के राइबोसोम ही एमआरएनए को प्रोटीन में बदलते हैं। अब नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व मटेरियल। स्पेशल पॉइंट क्या है, रिजर्व मटेरियल। अब ये रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म और दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडीज आर आल्सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी दो आपकी अलग अलग नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हो गई, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज। फिर मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसी तरीके से एक और गैस वॉक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये गैस वॉक्यूल्स ही क्या हो गए, अब आपके पास चार एग्जाम्पल हो गए गैस वॉक्यूल्स के, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और चौथा हो गया आपका गैस वॉक्यूल्स, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जी, अब यूकैरियोटिक सेल्स में जो बात मैं आपको बता चुका हूं सेम वही कह रहे हैं। पहला
एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि हर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और सबके अपने अपने चैम्बर्स हैं, अपने अपने, तो इसलिए कंपार्टमेंटलाइजेशन है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, और ये आपको बता ही चुका हूं मैं, सेल वॉल इसके अंदर नहीं है, प्लास्टिड्स नहीं है, लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल नहीं है, ये एनिमल्स के अंदर नहीं है, और एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल है जो प्लांट सेल के अंदर नहीं है। अब इसमें ये आप स्ट्रक्चर सारी चीजें कॉमन है, बस देखिए जैसे ये अलग हटके है तो इसको ध्यान में रखें, माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके का पॉइंट एक आपसे पूछा जा सकता है, बाकी तो सब जैसे ये आपका मिडिल लैमिला। ठीक है, जैसे ये प्लाज्मोडेस्माटा, इसी तरीके से आप देख रहे हैं इसके अंदर चेंजेस क्या आएंगे आपके, देखो परोक्सिसोम्स इन ये आपका उसी तरीके की इंक्लूजन बॉडीज हैं, ये बेसिकली उसमें वर्क करती हैं आपका रेस्पिरेटरी और अलग तरीके के फीचर्स में, एक्टिविटी बेस्ड। नेक्स्ट देखिए जी, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सबसे पहले इसको भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इवेल्युएट किया गया था, देखा गया था, और रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन रेड ब्लड सेल में सबसे पहले इसको नोटिस किया गया था। ठीक है, सबसे पहले इसके थ्रू डिड्यूस किया गया था, तो इसे मार्क करें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है वही सेम। अब यहां पर मेजर लिपिड्स हैं फॉस्फोलिपिड्स यानी कि लिसिथिन। ठीक है, तो 9 चैप्टर के साथ कोरिलेट हो जाता है ये लिसिथिन, दैट आर अरेंज्ड इन ए बाई लेयर। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दिमाग में रखना है आपको, ये इस तरीके से ये मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन, ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ये पूरा का पूरा एक आप लिपिड मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या ध्यान रखना है आपको कि जो ये आपका ये तो है पोलर हेड और ये है हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है जी, अब देखिए उसी चीज को ये कह रहे हैं, दिस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स इनर पार्ट। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि आपको इस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट दिखा दिया, चार बना दिया अलग अलग ऑप्शन, विच इज द राइट ऑप्शन। समझ रहे हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन मिल सकता है। दूसरा आपका दिस एंश्योर्स, अब इसका फायदा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, दिस एंश्योर्स दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, इसकी सुरक्षा हो गई। ठीक है, और इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए जी, अब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि सेल मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। अब प्रोटीन्स किस बेसिस पर नाम रखे गए कि उनको एक्सट्रैक्शन करने के बेसिस पर, अगर वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो उन्हें कहा गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या आपका पेरिफेरल प्रोटीन, और अगर वो टाइम ले रहे हैं एक्सट्रैक्शन में तो वो इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस बेसिस पर इनको दिया गया नाम। देखिए यही बात ये यहां पर कह रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इंटीग्रल और पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पर होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली और टोटली बरीड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है जी, मेम्ब्रेन के अंदर। अब
इसमें लिपिड और प्रोटीन्स का रेशो सभी में एक जैसा नहीं होता है, दैट वेरीज। जैसे 52% और 40% आपका ये हमारे आरबीसीज के अंदर ये बता रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ कांस्टेंट, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए। तो अब ये स्ट्रक्चर आपको दिखा दिए। जो ये मॉडल आप अपने सामने देख रहे हैं, दैट इज सिंगर एंड निकलसन ने दिया है इस मॉडल को, जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। दैट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन। इसमें आप देख रहे हैं शुगर, कार्बोहाइड्रेट, पेरिफेरल प्रोटीन की चेन्स देख रहे हैं, फॉस्फोलिपिड लेयर देख रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन देख रहे हैं, और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एम्बेड है बीच बीच में, जो है ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स है। ये आपको दिखा, लेबलिंग के लिए भी पूछा जा सकता है। वो ग्लिस बाकी होते तो एस्टर ही है ना। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया। अब यहां से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन बन सकता है, एंड दैट इज दिस क्वाजी फ्लूइड नेचर। This is important one. According to this, quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the bilipid layer. This ability to move within membrane is measured as its fluidity. ठीक है, तो फ्लूडिडिटी कैसे जुड़ी हुई है इसके साथ। नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। अब इन्हीं की वजह से ये सारे फंक्शन रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? ये फ्लूडिडिटी से। जैसे सेल ग्रोथ हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, और सेल डिवीजन हो गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है, देखिए, तीन तरीके का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। एक तो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक होता है थ्रू कैरियर प्रोटीन यानी कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो ये तीन तरीके का है। ठीक है जी। जितने भी आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, मैनी मॉलिक्यूल, जो आसानी से किसके थ्रू पास हो जाते हैं? बिना एनर्जी के। जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल सॉल्यूट्स जितने भी हो गए, वो सीधा पास हो जाएंगे आपका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर जो है वो ऑस्मोसिस है वाटर के लिए। तो देखो, अभी इसी चीज को तो इन्होंने कहा, ये क्वाजी फ्लूइड नेचर जो है वो उसको अनेबल करती है। यही तो मेन पॉइंट की बात है। तो ये भी उसी तरीके से एक्वा प्रोटीन्स होते हैं जो उसे पार करा के ले जाते हैं, उसी तरीके से सेम। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन डिफ्यू, और इसी तरीके से नेक्स्ट आ गया कैरियर प्रोटीन। ठीक है, इसमें भी क्या है? प्रोटीन कैरियर प्रोटीन है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है, एटीपी कोई खर्च नहीं हो रहे। लेकिन जितने भी जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, तो उसमें उल्टा होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए जी। अब सेल वॉल। सेल वॉल में मेन मुद्दे की बात क्या है कि केवल ये प्लांट्स में मिलेगी, ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, और सम फंजाई। ठीक है, तो प्लांट्स और फंजाई हो गया। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर तो भाई सेल्यूलोज के अंदर, और उसमें काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स की हो गई। ठीक है, इसके बाद सेल को शेप देना, प्रोटेक्ट करना मैकेनिकल डैमेज से, इंफेक्शन क्रिएट करना सेल टू सेल इंटरेक्शन में, और प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये सारे सेल वॉल के फंक्शन हो गए। एल्गी के अंदर सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन प्लांट्स के अंदर ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स की ही बनी हुई होती है। जो शुरुआत में सेल वॉल डेवलप होती है उसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। Is capable of growth and gradually diminish and cell matures. Secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell. समझ में आ रही है बात? सेकेंडरी वाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडरी वाल किधर बनेगी? टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, जिधर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ नहीं बनेगी।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बनेगी, ठीक है, फिर सेकेंडरी, फिर सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये तो प्राइमरी वॉल के डिमिनिश होने के बाद बनती है ना सेकेंडरी, तो प्राइमरी कैसे आ जाए? अगर हम इवोल्यूशन का ऑर्डर कहें कि डेवलपमेंट का ऑर्डर, तो पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सपोज कीजिए जी आपकी दो सेल है, ये एक प्लांट सेल, ये दूसरी प्लांट सेल। तो इन प्लांट सेल को एक दूसरे से सीमेंटिंग मटेरियल चिपकाता है, तो इनके बीच में ये आ गया सीमेंटिंग मटेरियल, जिसे हम कहते हैं मिडिल लैमिला। और ये कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। अब ये सेल टू सेल कनेक्शन जो आप देख रहे हैं, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो यही पॉइंट आपको यहां पर बता रखा है कि मिडिल लैमिला is a layer mainly of calcium pactate which holds or glues the different neighboring cells together. The cell wall and middle lamella may be transversed by plasmodesmata which connected the cytoplasm of neighboring cells. क्या कनेक्ट करते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये ठीक है, इज इट क्लियर? सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए जी, अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसमें बेसिकली आपके ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़कर सिस्टम बना रहे हैं। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक गोल्जी, एक लाइसोसोम्स और एक वॉक्यूल्स। अब चार हो गए इसमें, तो फिर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है? एमसीक्यू के लिए। राइबोसोम का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वॉक्यूल्स। अब जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, परऑक्सीसोम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बनाते, तो उनका सिस्टम क्या हो गया? नॉन एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम कह सकते हैं उसे। और एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम क्या? जो मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर फंक्शन करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम चार हो गए आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम और वॉक्यूल। देखिए जी, अब नेक्स्ट है जी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों तरीके से मिलेगी। आप ध्यान से देखें तो इधर आप सेल वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि इसके टुकड़े आपको कहीं भी साइटोप्लाज्म में भी मिल सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये साइटोप्लाज्म आपका न्यूक्लियस से जुड़ती हुई लास्ट तक पूरा का पूरा एक चैनल भी प्रोवाइड करे। तो ये एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी वर्क करती है। जैसे बाहर से कोई प्रेशर पड़ा, तो ये उसको सारी ट्यूब्स उसके ऊपर झेल के उसको वापस आपका जर्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करती है। और दूसरा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोवाइड करती है ये, ठीक है। तो ये कॉमन फंक्शन हो गया ईआर का, चाहे आप बात करें स्मूथ ईआर की, चाहे आप बात करें रफ ईआर की। लेकिन अगर हम कहें इनके स्पेसिफिक फंक्शन, तो रफ ईआर जो है वो आपका क्या काम करेगी? केवल और केवल प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करेगी, क्योंकि उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और स्मूथ ईआर आपका लिपिड और प्रोटीन्स। अब लिपिड और प्रोटीन्स, वो लिपिड और आपका स्टेरॉइड्स बना रही है। अब ये लिपिड और स्टेरॉइड्स बना रही है, तो इसलिए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी इनका जबरदस्त रोल रहता है, क्योंकि इनसे प्रोटीन भी बन रहे हैं, लिपिड भी बन रहे हैं। तो भाई प्रोटीन और लिपिड ही होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, तो किससे बन रहे हैं फिर ये? भाई ईआर का मेन
कंसर्न रह गया नहीं रह गया? तो इसलिए इनका मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में बड़ा रोल है। और इसी तरीके से वर्टिब्रेट्स के लीवर में, जैसे ह्यूमन हो गए हम, हमारे लीवर में SER पाई जाती है, जिस जो कि डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन वर्टिब्रेट्स लीवर। नेक्स्ट देखिए जी, तो ये सारा, अब इसके अंदर देखो ये एक वर्ड जो इन्होंने दिया हुआ है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। देखिए जो भी आपका ये बीच का हिस्सा है उसे हम कहते हैं ल्यूमिनल, इनसाइड दिस वन, दिस इज ल्यूमिनल। और दो के बीच में जो है दिस वन, ये जो गैप में है, दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, दैट मीन्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहा हूं, ईआर, दो ईआर के बीच का जो गैप है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, अंदर वाला तो होगा ल्यूमिनल और दो के बीच का होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए जी, गोल्जी एपरेटस। देखिए जी, गोल्जी एपरेटस एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम सिस्टर्ने कहते हैं, वो एक के ऊपर एक स्टैक बनाकर ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। इनको सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, और इनकी लोकेशन क्या है? नियर न्यूक्लियस, देयर लोकेशन इज नियर न्यूक्लियस। अब ये फ्लैट हैं, डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने से बने हुए हैं, और एक स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। अब यहां पर वेरिड नंबर ऑफ, अब कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है, सिस्टर्ने का नंबर अलग अलग हो सकता है। अब गोल्जी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, घेरे में अरेंज होते हैं, गोले में अरेंज होते हैं। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स और सिस। ठीक है, इसके तीन नाम है, कॉन्वेक्स और सिस और फॉर्मिंग फेज। ठीक है जी, ये किधर की तरफ होगा? न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, तो आपका बेसिकली आप लिखें फेजेस ऑफ गोल्जी। तो फेजेस ऑफ गोल्जी दो फेज हो गए आपके, एक तो नियर न्यूक्लियस जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेज, यहां पर चीजों का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा हो गया आपका कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हैं दोनों पार्ट सिस्टर्ने के ही, यानी कि गोल्जी के ही, इंटरकनेक्टेड भी हैं लेकिन एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, दोनों ही पार्ट्स किसके हैं? गोल्जी के ही हैं, सिस्टर्ने के ही हिस्से हैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड हैं और पूरी तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए जी, गोल्जी एपरेटस का मेन काम है पैकेजिंग करना मटेरियल्स की, और उन्हें या तो इंट्रासेलुलर टारगेट्स की तरफ भेजना या आउटसाइड सेल। दो ही काम है, या तो सेल के अंदर पहुंचाना या सेल से बाहर करना। ठीक है, ठीक है, मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। कोई भी मटेरियल है उसको किस में बना दिया जाता है? वेसिकल्स की फॉर्म में। अब बनने के बाद बनना किधर है भाई? सिस फॉर्म पे ही तो बनेगा, सिस फॉर्म में वो बन गया, और आपका उसको मैच्योरिंग फेज की तरफ भेज दिया गया। यही वजह है, यही वजह है कि गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा एक दूसरे के क्लोज कनेक्शन में रहते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, राइबोसोम्स के थ्रू बनते हैं, जो सिस्टर ने मॉडिफाई करती हैं गोल्जी, और फिर उन्हें ट्रांसफेज की तरफ, मैच्योर फेज की तरफ भेज दिया जाता है। और इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
तो इसमें ये सिस और ट्रांस वाला जो बात है और जो ये पूरा का पूरा आपका फंक्शनिंग है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हर साल किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आ रहा है। बहुत सारी चीजों में जितने भी और पैकेजिंग है, मटेरियल बनना है, वो सब मिलजुल के ही तो कर रहे हैं। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्लांट्स के अंदर गॉल्जी ज्यादातर ग्रुप में पाया जाता है, जिसे डिक्टियोसोम्स कहते हैं। मैंने शुरुआत में ये आपको बताया था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए जी, लाइजोसोम्स क्या है? ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। जो कौन पैकेजिंग करता है इनकी? तो एक तरीके से ये बनाता कौन है इन्हें? पैकेजिंग इनकी गॉल्जी करता है और बनाता इन्हें ईआर है। ठीक है, ईआर बना रहा है और पैकेजिंग गोल्जी कर रहा है। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरी हुई होती हैं। हाइड्रोलाइटिक का मतलब वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करने वाले, जैसे लाइपेजेस। ठीक है, जो जो लाइपेज को, प्रोटीएजेस प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स को, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, एसिडिक पीएच पर ये वर्क करते हैं। ठीक है जी, और इसीलिए अब कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में एक्सपर्ट है, प्रोटीएजेस प्रोटीन्स को, लाइपेजेस लिपिड्स को, और इसी तरीके से न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड्स। वॉक्यूल्स की बात करें तो वॉक्यूल्स भाई आप देखें तो इनके अंदर ये एक स्पेशलिटी है प्लांट सेल की, लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल पाई जाती है। एनिमल्स के अंदर या तो आपकी होती नहीं है और या फ्यू होती हैं, स्मॉल होती हैं। अब इनकी आउटर मोस्ट सिंगल मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इनके अंदर जो आपका मटेरियल जो यूजफुल नहीं है सेल के लिए, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सैप और वाटर, ये सब कुछ भरे हुए होते हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे तो 4 ही पॉइंट हो गए सीधा फिर भाई, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल्स विच देयर नो यूजफुलनेस फॉर द सेल। तो ये इसलिए फिर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और सेल का 90% वॉल्यूम भी यही एक्वायर करता है। ठीक है, अब जितने भी आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर टोनोप्लास्ट के थ्रू ही मेम्ब्रेन्स आयन चैनल्स का वही सेम, हाँ जी, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आयंस ज्यादा होते हैं तो लोअर टू हायर चलता है प्रोग्राम। जब ही तो वाटर लगातार अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अमीबा जैसे यूनिसेलुलर में ऑस्मो रेगुलेशन और आपका एक्सक्रीशन को करने के लिए आप कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल होती है, और इन प्रोटिस्ट में फूड वॉक्यूल्स भी फॉर्म होती हैं जब ये फूड को एंगल्फ कर लेते हैं। तो फूड वॉक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपका ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर बेसिकली अब यहां पर आप कहें तो एक तो जब तक आप इसे स्टेन नहीं करेंगे इसको इजिली विजिबल करना मुश्किल है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मार्क करके रखना है। दूसरा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल एज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो सभी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेम नहीं होता कि सभी के अंदर सेम होगा, ऐसा नहीं है। दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ शेप साइज आल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। अब शेप साइज की बात करें तो हम ह्यूमन स्पर्म के अंदर स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके के डिफरेंस भी डेवलप हो सकते हैं। अब जैसे टिपिकली ज्यादातर सॉसेज शेप्ड होता है या सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? डबल लेयर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आपका इनका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब डिवाइडिंग द इट्स ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब जो आउटर और इनर के बीच का गैप है। ठीक है, उसको डिस्टिंग इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट जो फील्ड है वो डेंस फ्लूइड से भरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और जो आपका
अब आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इनर फोल्डिंग्स क्रिएट करती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द केमिकल रिएक्शंस। और आप ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतने ही F1 पार्टिकल्स इसके ऊपर ज्यादा मिलेंगे। भाई सीधा सीधा F1 पार्टिकल्स इससे ही तो अटैच होते हैं, ठीक है। तो टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस के लिए सारे दोनों मेम्ब्रेन्स रखती हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है एटीपी बनाने की, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और डीएन ये आपका सेल्फ ऑटोनॉमस है, ये अपने प्रोटीन्स खुद बना सकता है। अब इसमें आप देखें सर्कुलर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी हैं, और राइबोसोम 70S का है। समझ में आ रही है बात? और यही 70S का राइबोसोम इस बात की इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं यूकैरियोटिक सेल का जन्म यानी कि डेरिवेशन और डेवलपमेंट प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। तो यहां पर मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड वी हैव आल्सो द राइबोसोम्स कम, ठीक है। तो ये अपने प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया फिशन के थ्रू डिवाइड होता है, और कब होता है? एस फेज, एनिमल सेल में एस। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर 10 के साथ। नेक्स्ट देखिए जी, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, केवल प्लांट सेल में मिलेंगे आपको ये। और अब यहां पर देखिए, दीज आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, दे आर लार्ज, क्योंकि आसानी। अब देखो यहां पर प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में प्लांट सेल में उन्हें स्टेन करके ही देखा जा सकता है, और ये लार्ज होते हैं तो हम ऐसे भी देख सकते हैं इन्हें सिंपली। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, thus imparting specific color to the plants based on type of pigment। कि किस तरीके का पिगमेंट इनके अंदर है उसके बेसिस पर ये तीन तरीके के हो गए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मींस कलरलेस, ठीक है जी। क्लोरो मींस क्लोरोफिल, और क्रोमो मींस डिफरेंट कलर। तो आपका क्रोमोप्लास्ट जो है फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेंगे आपको? फैट सॉल्युबल कैरोटीन पिगमेंट्स, जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल्स और अदर, ये सब कैरोटिनॉइड्स में होते हैं। किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। तो जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स की साइट क्या हो गई? क्रोमोप्लास्ट हो गई। क्लोरोफिल किस में मिलेगा आपका? क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। और ल्यूकोप्लास्ट की कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, जो शेप और साइज के बेसिस पर फिर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के बेसिस पर डिफरेंट है। जैसे एमाइलोप्लास्ट, ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को स्टोर करते हैं, जैसे पोटैटो में हो गया। इलायोप्लास्ट, ये ऑयल्स को, जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, आपका वो हो गया पीनट हो गया, ठीक है, फैट्स और ऑयल्स को हो गया। और जबकि जो एल्यूरोप्लास्ट हैं ये प्रोटीन्स को हो गया, जैसे सोयाबीन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, अब ये आ गया आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आप जो ये सिक्के जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दे मे बी ऑफ 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन। और जब ये एक के ऊपर एक ढेर बन जाएगा तो उस पूरे के पूरे इस ढेर को हम, इस पाइल को क्या कहेंगे? ग्रैनम कहेंगे। और बहुत सारे ग्रैना ये एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमिली से कनेक्टेड होते हैं। स्ट्रोमा लैमिली इंटरकनेक्शन हो गया इनका, और इसको हम फ्रीट भी कहते हैं, इंटरग्रैनल भी कहते हैं। स्ट्रोमा लैमिली के दो नाम और लिख लीजिए, फ्रीट FRET और इंटरग्रैनल, इसको दो नाम से और जाना जाता है, ठीक है। बिटवीन द वॉल्स ऑफ थाइलेकॉइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बिटवीन द वॉल्स ऑफ थाइलेकॉइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है जी, क्लियर। उसके अलावा देखो ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं। देखो जैसे ये लेंथ शेप, ओवल शेप, डिस्कॉइड, रिबन शेप, तो ये ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग हो सकती है। और मल्टी शेप हमें एल्गी में ज्यादा मिलती है, मोर कॉमन इन एल्गी, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप
कि क्लेमाइडोमोनास का ही एग्जांपल दे रहे हैं कि देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास अ ग्रीन एल्गा टू 20 to 40 पर सेल इन मीजोफिल। तो मीजोफिल हो गया आपका एंजियोस्पर्म्स के अंदर, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर तो ये 20 से 40 पर सेल हो सकते हैं, लेकिन क्लेमाइडोमोनास उसमें एक ही होता है आपका पर सेल। ठीक है, अब ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो उसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन डिफरेंस क्या है देखो, ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल। तो यही छोटी छोटी चीजें किसमें बनकर आ जाएंगी, एमसीक्यू। ये ध्यान रखना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेस दोनों के बीच में वही सेम, वहां मैट्रिक्स था, यहाँ पर स्ट्रोमा है। ठीक है जी, जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स हैं वहां पर आपका इन्वेजाइनेशन था क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन का, यहाँ पर ये फ्लैटेंड सैक पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म इसके स्ट्रोमा में ढेर बनाए हुए हैं। इन एक डिस्क लाइक को हम सैक लाइक को थाइलेकॉइड कहते हैं, और ऐसे पूरे पाइल को, कॉइन्स के अरेंजमेंट को ग्रेना बोलते हैं, जो कि इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स भी बोलते हैं। ग्रेना का दूसरा नाम मार्क कर लीजिए, देखो, इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स। ठीक है, ग्रेना का दूसरा नाम क्या है, इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स। तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स स्ट्रोमा लेमिली कनेक्टिंग द थाइलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड एनक्लोज अ स्पेस, उसको क्या कहते हैं हम, ल्यूमेन। ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम वहां भी यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स कंटेन। अब ये देखिए, डीएनए के बेसिस पर भी दोनों डिफरेंट है, वहां पर सिंगल सर्कुलर डीएनए था, यहां पर स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड है सर्कुलर डीएनए। ठीक है, वहां सिंगल था। ठीक है, समझ में आ रही है बात, उसमें फ्यू आरएनए भी थे, लेकिन इसमें डीएनए और राइबोसोम है केवल, आरएनए नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें ही डिफरेंस क्रिएट करती हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहां मिलेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, बिटवीन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें भी जो राइबोसोम है वो 70S का है। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से छोटा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम ऑलरेडी वी हैव डन। साइटोस्केलेटन, भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइटो मींस नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, स्केलेटन का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ तीन तरीके की ट्यूब्यूल से बने हुए, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये प्रोटीन फिलामेंट्स कितने हैं, तीन तरीके के हैं, या तो माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और इनका पूरा नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसीलिए इसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो मुद्दे की बात क्या है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, वो भी तीन तरीके की, या तो माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, दैट इज नेम्ड एज साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन के अलग अलग फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट उनमें से एक है, मोटिलिटी उनमें से एक है, और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। तो ये तीन फंक्शन हो गए इसके। अब इसमें सबसे पहला आपका आता है भाई ये सीलिया और फ्लैजला। ठीक है जी, अब देखो ये सीलियम और फ्लैजलम, इनकी हम बात करें तो जो सीलिया होता है वो छोटा होता है, जो फ्लैजला होता है वो बड़ा होता है, पहला। दूसरा, सीलिया जो है वो न्यूट्रिशन और लोकोमोशन दोनों में हेल्प करता है, जो फ्लैजला है वो केवल और केवल लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तीसरा, सीलिया का मूवमेंट ज्यादातर कोऑर्डिनेटेड होता है, वो एक साथ मिलकर एक ही डायरेक्शन में फ्लैप करते हैं, लेकिन फ्लैजला अब अकेला ही है तो वो एक वेवी मोशन रखता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और सीलिया ओआर की तरह होते हैं, पतवार की तरह, वही मतलब हो गया। अब पतवार सारी के सारे नाव चलाने वाले एक ही डायरेक्शन में तो पानी को फ्लोट करेंगे, तभी वो बढ़ पाएंगे। अब एक अलग
तो वही नाव रुक जाएगी। तो इसीलिए इनका कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस केस में? सीलिया के केस में। ठीक है जी। अब देखो इनके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ तो ये दिखा रखा है, और स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जैसे हम देखते हैं छतरी के ऊपर एक कवर होता है, अम्ब्रेला के ऊपर एक कवर होता है ना, तो उसी तरीके से पूरी लेंथ में ये सेम सिस्टम है, फ्रॉम अपवार्ड टू डाउनवार्ड। और जिस पूरे के पूरे उस सर्कुलर अरेंजमेंट को हम एक्सोनीमे कहते हैं। जैसे छतरी के ऊपर पूरा उसका कवर, तो ऐसा ही पूरा सिस्टम ये ऊपर से लेकर नीचे तक है जो एक्सोनीम है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब यहां पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोकैरियोट्स में तो होगा 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है जी। और यूकैरियोट्स में होगा 9+0 अरेंजमेंट। सॉरी, प्रोकैरियोट्स में 9+0 और यूकैरियोट्स में 9+2। ठीक है। यूकैरियोट्स में जो फ्लैजला होंगे उनमें 9+2, प्रोकैरियोट्स में 9+0। सेंट्रियोल में भी होता है, सेंट्रियोल में 9+0 ही होता है, लेकिन वहां पर फर्क आएगा, अभी वो भी बताऊंगा। देखिए अब यहां पर जो ये तो है पेरिफेरल और ये दो हैं सेंट्रल। ठीक है जी। अब ये पेरिफेरल डबलेट्स यानी कि 9 ऐसे जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दीज आर पेरिफेरल डबलेट्स। एंड जो आपका जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है वो सिंगलेट है। ये डबलेट नहीं है, सिंगल है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये कहलाएगी सेंट्रल शीथ। अब इस सेंट्रल शीथ से जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट है वो स्पोक से जुड़े हुए हैं, रेडियल स्पोक्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है जी। आपस में भी ये डबलेट्स जुड़े हुए होते हैं जिसे हम इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। ठीक है। सारी की सारी लेबलिंग समझ में आ गई? इज इट क्लियर? अब वहीं आते हैं हम, देखो यही सारी चीजें दी हुई हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजलम शो दैट द कवर्ड विद देयर कोर, आ गया ना, कोर ऊपर से नीचे तक एक्सोनीम में possess a number of microtubules running parallel to the long axis. The exoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such as arrangement exonemal, that is named as 9+2. Central tubules are connected with bridges and also enclosed by central sheath and is connected to one of the tubules of peripheral doublets by a radial spoke। अब ये दोनों में अंतर महसूस कर लेना इस चीज का। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स तो कनेक्टेड बाय ब्रिजेस और एनक्लोज्ड है सेंट्रल शीथ से, लेकिन which is connected to one of the tubules of the peripheral doublet with radial spokes। 9 radial spokes हो गए, नंबर फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड आल्सो। बोथ सीलियम एंड फ्लैजलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? बेजल बॉडी कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर फर्क समझ लीजिए, जो सेंट्रोसोम वाला है उसके अंदर 9+0 अरेंजमेंट होता है इसमें, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होती है इसमें, यही मेन डिफरेंस है। ठीक है। समझ में आ रही है बात? और बीच के हिस्से को हम यहां हब कहते हैं, और ये स्पेशल ट्यूबलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये सारी चीजें उठाकर आपको बिल्कुल अपने माइंड को सेट करके रखना है इस बेसिस को। ठीक है। कार्ट व्हील जैसी स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका साइकिल के पहिए में तीलियां होती हैं, सेम उस तरीके से। ठीक है। समझ में आ रही है बात? और जो बेसिकली आप इस तरीके से हम इसको दिखा देते हैं, ये सेंट्रियोल हो गया और इसके चारों तरफ ऐसे हम सेंट्रोस्फियर दिखा देते हैं, तो ये वही कह रहे हैं, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है। एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है जी। और जनरली 2 सेंट्रियोल्स होते हैं,
कई बार एक भी होता है वो डिवाइड करके दो में बदल जाता है, डिवाइड भी इस तरीके से भी स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन जनरली दो होते हैं। हाँ, वही वही है वो, वही है वो। ठीक है, तो पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड। सेंट्रल पार्ट को हम यहाँ प्रोटीनेशियस होता है जिसे हब कहते हैं, जो सेम रेडियल स्पोक से जुड़ा हुआ होता है। अब सेंट्रियोल्स के दो काम हो गए, एक तो सीलिया फ्लैजिला के अंदर बेजल बॉडी बना रहा है जहां से दोनों ही मर्ज कर रहे हैं, और दूसरा स्पिंडल एपरेटस सेल डिवीजन, जीरो। और ये ट्रिपलेट नीचे, ऊपर डबलेट। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। अब नेक्स्ट आता है जी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा था ना 1831 में। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। जरूरी नहीं है न्यूक्लियोलस एक ही हो, देयर आर मैनी न्यूक्लियोलाई इन ए सेम न्यूक्लियस, एक से ज्यादा भी हो सकती है। न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोमेम्ब्रेन, अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें खूब अच्छे तरीके से आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर मुद्दे की चीज जो है, देखो, एक तो ये दोनों पैरेलल मेम्ब्रेन्स, जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, उसके बीच के स्पेस को हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। एक तो ये बात है, ये बैरियर हो गया। और इसके ऊपर आपके राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, माइन्यूट पोर्स जिनका थ्रू, अब देखिए यहां से दीज न्यूक्लियर पोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। ये काम हो गया किसका, न्यूक्लियोपोर का। देखिए नॉर्मली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, लेकिन ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, जैसे हमारी इरिथ्रोसाइट सीफ ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, जिनके ई न्यूक्लिएटेड होती हैं वो एट मैच्योरिटी, ई न्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी, इनिशियल दे हैव। ठीक है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन है। ठीक है, जिनके अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। सही है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहां होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। लार्जर एंड मोर न्यूमेरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, अब आप देखें, न्यूक्लियस एज ए लूज डिस्टिंक्ट नेटवर्क, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, जो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ होता है। डिवीजन के टाइम पर मेटाफेज स्टेज में आप बेस्ट देख सकते हैं क्रोमोसोम्स को। अब इसके अंदर आपका दोनों तरीके की प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। भाई, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी हैं और हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है जी, और 23 पेयर्स हो गए, 46 हो गए। ठीक है, क्लियर। अब ये आप देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काइनेटोकोर वाला। ये आप इस तरीके से देखें जैसे चिट बटन होते हैं ना, तो उसी तरीके से जो आपका ये तो गड्ढा जो देख रहे हैं आप, ये तो है आपका सेंट्रोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर के ऊपर जो ये बटन्स देख रहे हैं आप, दिस इज काइनेटोकोर। बेसिकली इस काइनेटोकोर से ही अटैचमेंट होता है स्पिंडल फाइबर्स का ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। ठीक है, तो देखिए, सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम, और जो ये आपका डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें काइनेटोकोर्स कहते हैं, जो कि जिसका काम अभी ये मैंने आपको बताया, स्पेशली स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब इसी काइनेटो उसकी सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर ये चार तरीके के हो जाते हैं आपके। ठीक है जी, इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा। जो सेंट्रोमियर है दैट इज आल्सो नेम्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और किसी किसी के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाता है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। और मोस्ट प्रोबेबल, अब आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में है ये, तो इसे बोलेंगे हम
मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा ऊपर वाली आर्म शॉर्ट हो गई, सब मेटासेंट्रिक। और शॉर्ट हो गई, एक्रोसेंट्रिक। बिल्कुल ना के बराबर ही है तो टिलोसेंट्रिक। अब ये मिल सेट क्रोमोसोम किसी में भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये ऑब्जर्व मेटासेंट्रिक में हुआ है, तो इसलिए उसके साथ इसको आपको शो कर दिया। हाँ, वो से मतलब नहीं है, सेट क्रोमोसोम बोल देते हैं हम इसे। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को चेक करने में कहीं ना कहीं हमें फायदेमंद होते हैं। इसका कोई ऐसा खास काम आपको बुक में दिया हुआ नहीं। ठीक है जी। और लास्ट आता है, ये देखो वही दिया हुआ, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट ए कांस्टेंट लोकेशंस। ठीक है। और इन्हीं अपीयरेंस को हम फ्रेगमेंट्स को क्या नाम दे दिया, सैटेलाइट नाम दे दिया इसे। नेक्स्ट देखिए जी, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट ऑर्गेन आपका माइक्रोबॉडीज भी पाई जाती हैं, जिनमें वेरियस एंजाइम्स होते हैं, जो दोनों प्लांट और एनिमल दोनों सेल में मिलती हैं। एक बार इसकी समरी में भी देख लीजिए, कोई हमारे मतलब की चीज हो, जो ऐसी बात हो जो आपने इसके अंदर नहीं पढ़ी है। हम्म। हाँ, वो तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो उसमें भी आ गया ना तुम्हारा, एटीपी फॉर्मेशन में, तो वहां भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्ने, टू टाइप्स, रफ और स्मूथ, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोजन। प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोजन, तो इसको मार्क कर लें। हाँ, तो ईआर भी तो चैनल के रास्ता तो ईआर का ही यूज किया जाता है। गॉल्गी का तो काम है ही मॉडिफिकेशन और उसको मैचुरेशन करना। चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो ये भी हमने फिनिश कर लिया। कल सेल डिवीजन वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, सब्जेक्ट को आसान बनाते रहिए, और अपने नीट के पाथवे के लिए माइलस्टोन डेवलप करने के लिए जुड़े रहिए मेंटोर जी के साथ। कल फिर हम इसी टाइम 7 बजे, 6:30 बजे आपसे जुड़ेंगे और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसके बेसिक पॉइंट्स और सारी मेथोडोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मेंटोर जी। गुड बाय।